नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रमन स्पीक्स चैनल में। बहुत ही मुश्किल घड़ी से पूरी दुनिया गुज़र रही है। जैसे आप लोगों को सबको पता है कि कोरोना पैंडमिक ने पूरे दुनिया को 6 महीने से हिला के रख दिया है और हम सबकी ज़िंदगी एक बार के लिए चेंज हो रही है। तो हम भी आप ही के जैसे हैं। 3-4 महीने से हमारा भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, स्टे एट होम चल रहा है। तो बहुत सारे चैलेंजेस इस पैंडमिक ने ह्यूमन लाइफ पे थ्रो किया है। तो इस चैलेंजेस से हम कैसे बाहर आएंगे, तो एक इंटरेक्टिव डिस्कशन के लिए आज हम मेरे दो कोलीग्स संदीप जी और शैलेंद्र जी हैं। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी पर्सनल ओपिनियन क्या है, इनके अब तक का एक्सपीरियंस क्या रहा है। तो आइए बात करते हैं हम। शैलेंद्र जी, कोरोना पैंडमिक जो जनवरी में चाइना में आया था और फरवरी मार्च होते होते वो पूरे यूरोप में और एशिया में फैल गया। तो पहले तो हमें इल्म भी नहीं था कि ये इतना हमारे लाइफस्टाइल को चेंज कर देगा। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने पहली बार इसके बारे में जब सुना तो आपकी प्रतिक्रिया क्या थी, और आपको क्या लगता है ये पैंडमिक जो है ये जैसे बहुत सारे थियरीज चल रहे हैं कि ये कोई किसी ने चाइना का किया हुआ है, ये प्रकृति से ही पैंडमिक आया है, तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। नमस्कार दोस्तों। रमन जी, देखिए, आपका सवाल जो है वो सीधा सीधा कहता है कि क्या ये पैंडमिक मानवीय संरचना है या प्राकृतिक। जो भी साक्ष्य हैं आज तक के हिसाब से, उन साक्ष्यों के हिसाब से हम देखें तो मानवीय कम ही लगता है। कहा गया कि चाइना में जो एक मार्केट है जहाँ पे जानवरों को मारा जाता है, और चाइना में जो खाने की प्रथा है वहाँ पे जो दुनिया से सबसे भिन्न है, वहाँ बैट जो कि एक अकेला मैमल है, फ्लाइंग मैमल, उसको मार के खाया था उन्होंने, और संभवतः उसी से कहीं कनेक्ट कर रहे हैं कि कोरोना वहाँ से आया। लेकिन यदि कोरोना वहाँ से आया होता तो फिर चाइना में इसका इम्पैक्ट कम क्यों दिखा। चाइना में तो वहाँ पे लोग ऐसे ज़्यादा खाते हैं। सही बोल रहे हैं। तो इसलिए बाकी और भी यदि तथ्य देखें कि चाइना बहुत सारी चीज़ें छिपा रहा है, अपनी जानकारी कम दे रहा है। WHO भी जब वहाँ गई थी, उनका भी जो स्टेटमेंट आया था वो भी आज से मैच करें तो मैच नहीं करता। WHO के साइट पे जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन था वो भी क्लियर नहीं है। इन सब से यही पता चलता है कि ये मानव निर्मित तो लगता ही लगता है, प्राकृतिक नहीं लगता। लेकिन इसके लिए प्रूफ होना जरूरी है और इसकी शोध होनी जरूरी है। संभवतः कुछ समय के बाद में ये सब चीज़ सामने आएगा। और जहाँ तक आपके प्रश्न का जो दूसरा पहलू है कि भाई आखिर कोरोना की जो शुरुआत हुई है, तो मैं यहाँ पे एक दृष्टांत देना चाहूँगा कि कोरोना नहीं होता तो शायद कुछ और होता। पैंडेमिक शब्द की खोज बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन अभी आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग थे, मेरी तरह भी, जिन्हें पैंडेमिक का पता नहीं था। हम एपिडेमिक जानते थे, पैंडेमिक हमें नहीं मालूम था। तो जब गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो पता चला कि अच्छा भाई पैंडेमिक क्या होता है। फिर पता चला कि अच्छा भाई हर एक 100 साल के अंतराल पे इस तरह की कुछ महामारी आती है। मतलब प्रकृति अपने आप में बैलेंसिंग इफेक्ट्स कुछ डालता है ताकि मानवों ने, हमने, आपने जो कुछ भी त्रुटियां की हैं, प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ किया है, छेड़छाड़ किया है, हम जो जनसंख्या विस्फोट को बढ़ाते ही जा रहे हैं, इसको भी कंट्रोल करने के लिए प्रकृति ने कुछ रास्ता इख्तियार किया है। बिल्कुल। शायद कुछ और होता। तो ये एक दूसरा परिदृश्य है। तो यही मेरा ओपिनियन रहेगा इस पर। ओके संदीप जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे शैलेंद्र जी ने बोला ये प्रकृति भी हो, हमने प्रकृति के तरफ से बहुत गलतियां की हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग के तरफ है। पूरी दुनिया, डेवलप्ड कंट्रीज ने भी उतना नहीं किया है जितना करना चाहिए। चाइना के ऊपर फिर से मैं उसी पे आऊँगा क्योंकि ये देश है जो 4th पैंडमिक फैला रहा है। अगर आपको ज्ञान है कि 2002-03 में SARS 1 भी आया था, ये SARS 2 है। तो प्रकृति एक जगह है, बिल्कुल है, लेकिन बार बार उसी देश से आना, तो क्या आपको क्या लगता है? क्योंकि और ये जानना चाहूँगा कि SARS 1 2002 में 2003 में आया, वो उतना डेंजरस नहीं था, उतने देशों में नहीं फैला था।
तो आपको क्यों लगता है कि ये इतना जल्दी से फैल पाया? क्या कुछ सही टाइम में चाइना ने इन्फॉर्मेशन देने में देरी कर दी? नहीं, देखिए ऊपर से लगता तो है कि ये मानव निर्मित वायरस है, लगता है जिससे शायद चाइना ने पर्पसली देरी कर दी या फिर छुपा के रखा, जो भी है। अगर नैसर्गिक है तो उसका भी कोई 100% प्रूव नहीं कि नैसर्गिक ही है बोल के, वो तो कुछ प्रूव हुआ ही नहीं। और तो और अभी ये डाउट भी है कि ये मानव निर्मित है बोल के ऐसे बोल रहे हैं, तो ज़्यादातर वैसा ही लगता है। और जो भी अभी जो हो रहे उस हिसाब से। और जापान के एक बड़े नोबेल पारितोषिक वैज्ञानिक है जिनको नोबेल पारितोषिक मिला है, टासोको होंजो जी। उन्होंने चैलेंज किया है कि ये मानव निर्मित है वायरस, चीना ने निर्माण किया। इसका तो जो भी हो, इसका इन्वेस्टिगेशन तो होना ही चाहिए। अगर हम इन सभी लोग उसी लाइन में, और ऐसा एक बड़ा वैज्ञानिक भी अगर वो बोल रहे तो उसके पीछे कुछ सच्चाई रहना चाहिए। तो ये तो इसका जो भी इन्वेस्टिगेशन तो होना ही चाहिए, ये मेरा मत है। तो शैलेंद्र जी, आपको लगता है कि एक 2 मिनट के लिए मैं कोरोना से अगर मैं थोड़ा डिबेट को हटाऊं, तो ये भी कहा जा रहा है कि इस अंधकार में भी एक थोड़ी सी रोशनी देखी जा रही है भारत के इकोनॉमी के तरफ भी। ये कहा जा रहा है कि चाइना माने ना माने, उसका नाम जो है ये कोरोना के सिलसिले में बहुत नेगेटिव हो चुका है। तो यूरोपियन बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिनका मैन्युफैक्चरिंग वहाँ से हट रहा है। तो वियतनाम, मेक्सिको के बाद इंडिया एक कॉम्पिटिटर मैन्युफैक्चरिंग हब में बन सकता है बिल्कुल। लेकिन हमें ये कोरोना, पोस्ट कोरोना ये वर्ल्ड से हमें बाहर आना चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि इकोनॉमिकली क्या हम मेक्सिको और वियतनाम को पछाड़ कर क्या हम आत्मनिर्भर, जो प्रधानमंत्री ने भी जो बात की, क्या हम ये बहुत ही उम्दा सवाल है ये। और मेरा मानना है, मैं इसका पक्षधर हूँ कि हो सकता है। कैसे हो सकता है? यदि इस सवाल के पीछे देखा जाए तो चाइना की जो पॉपुलेशन है, दुनिया की यदि सबसे नंबर 1 पॉपुलेशन है, तो हम नंबर 2 में आते हैं। स्किल सेट की बात करें, चाइना में स्किल यदि बहुत ज़्यादा है, हमारे पास क्या स्किल सेट की कमी है, क्या नॉलेज की कमी है, या क्या हम पढ़े लिखे नहीं हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। हमारे पास वो संसाधन भी अवेलेबल हैं, प्राकृतिक संसाधन अवेलेबल हैं, जहाँ कच्चा माल की बहुत सारी प्राप्ति हमारे यहाँ अपने आप हो जाती है। तो ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास अवेलेबिलिटी हर चीज़ की है, रिसोर्स, स्किल सेट और कच्चा माल जो होता है उसकी। यदि कमी है किसी बात की तो प्लानिंग की कमी है। यदि ये बहुत ही इस सवाल के थोड़ा सा पीछे जाएंगे कि भाई आखिर चलो कोरोना का इम्पैक्ट सामने दिख रहा है, जिसकी वजह से चाइना को बायकॉट किया है पूरे विश्व ने। चाइना ने तो बहुत अच्छा प्लान किया था। यदि उसको उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो चाइना ने बहुत अच्छा प्लान किया। सबसे पहले पूरे विश्व को डिपेंडेंट कर दिया अपने ऊपर कि आपको छोटा सा कलपुर्जा चाहिए, एक नट चाहिए, प्लास्टिक का टॉय चाहिए, किचन में यूज़ होने वाला कोई सेमी ऑटोमेटिक सामान चाहिए, और कोई भी घरेलू उपयोग के लिए या उद्योगों में उपयोग करने के लिए यदि छोटे बड़े कोई भी कलपुर्जे चाहिए, चाइना आपको हर चीज़ सप्लाई करने के लिए तैयार है। आपको फ़ोन चाहिए, लैपटॉप चाहिए, मेमोरी चिप चाहिए, कोई भी चीज़, हर चीज़ बनाने के लिए चाइना ने अपना इस्टेब्लिशमेंट अच्छा कर रखा है। और पहले उसने डिपेंडेंट किया, और उसके बाद फिर ये यदि पैंडेमिक को यदि जोड़ा जाए कि अच्छा वहाँ से ये मानव निर्मित ही है और जानबूझ के फैलाया हुआ है, इंफॉर्मेशन को छिपा के इसको फैलाया गया ताकि विश्व के ऊपर इसका इफेक्ट पड़े। सबसे ज़्यादा जो इसका सबसे बड़ा दुश्मन है वो है अमेरिका। तो अमेरिका पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़े, वो दिखता है, सामने दिखता है। तो ये प्लानिंग बिल्कुल सही दिखती है उनकी, ऐसा है। तो ये जो परिदृश्य है कि चाइना ने ऐसा सब कुछ किया, अब उसका जो उल्टा परिदृश्य ये जो बनता जा रहा है, जिसमें चाइना को बायकॉट किया ही जा रहा है हर एक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से निश्चित तौर पर, इसका फायदा भारत उठा सकता है। उसके लिए भी भारत के पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, केवल प्लानिंग की आवश्यकता है। और कहीं न कहीं मोदी जी को यदि विश्व का साथ मिले, जो इनका वैश्विक नीति है, इनकी जो व्यापारिक नीति है मोदी जी की, ये सब यदि सही समय पर सही जगह फिट बैठ जाए तो हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद संदीप जी। हम अभी आगे बढ़ते हैं। पैंडमिक जैसे जैसे मार्च अप्रैल में आते गया, उसकी संख्या जो है वो बढ़ती गई, और थोड़े दिन तक के लिए मुझे लगा कि अप्रैल महीने तक
पूरे पॉलिटिशियंस अपना पॉलिटिक्स नहीं खेल रहे थे और सही मायने पे उनको भी पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा था। लेकिन एज यूजुअल इंडियन पॉलिटिक्स किसी चीज़ के लिए चुप नहीं बैठता है, चाहे वो दोनों तरफ से हो, विपक्ष हो या प्रतिपक्ष हो। आपको क्या लगता है कि जो ये माइग्रेंट लेबर को लेके जो नेगेटिविटी फैलाई गई, हाँ दोनों पहलू हैं, बहुत ही बुरा हुआ बहुत सारे गरीबों के साथ, जैसे नेशनल हाईवेज में वो मारे गए, पटरी पे मारे गए। लेकिन आप भी वो बता रहे थे कि ये भी सच है कि इंडियन रेलवेज ने सही टाइम पे भारतीय सरकार और बहुत सारे राज्य सरकारों ने मिलके करीबन 1 करोड़ लोगों को टाइम में अपने अपने स्थानों पे पहुंचाया। तो आपको मैं ये प्रश्न पूछना चाहूँगा कि क्या ये पॉलिटिक्स इस टाइम में क्या ये ज़रूरी थी? और दूसरा प्रश्न ये है कि क्या आपको लगता है कि मिनिमम डैमेज के साथ राज्य और सेंट्रल सरकार ने क्या अच्छा काम किया है? ये देखिए, जहाँ तक ये सवाल है कि पॉलिटिक्स तो लगता ही है ऊपर से थोड़ा बहुत है हुआ है बोल के, क्योंकि हर एक पार्टी का कहीं ना कुछ ये फंडा रहता है कि थोड़ा बहुत फ़ायदा हो, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो एक चीज़ है। परंतु फिर भी लेबरों को जो जाना हुआ था वो एक्चुअली क्या, ये जो बड़ा क्राउड है, जो पॉपुलेट है, जो इतना बड़ा, उसको हैंडल करना मुश्किल है। फॉर एग्जांपल हम देखें तो बम्बई और दिल्ली में जो माइग्रेंट्स जमा हुए, इकट्ठा हुए बस स्टैंड में जो रिसेंटली वो लास्ट मंथ में, तो एक्चुअली ये कंट्रोल करने जैसा सिचुएशन नहीं था। उतना बड़ा पॉपुलेशन को कंट्रोल करने जैसा नहीं था, तो उसके वजह से भी थोड़ा बहुत वहाँ गलतियाँ हुए हैं, जो कि मैं कहूँगा कि सरकार और जनता से भी तो गलतियाँ हुए हैं। जहाँ की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते थे परंतु नहीं हुआ, लोग सब जमा हुए, इकट्ठा हुए, ऐसे बहुत सारे जगह में हुआ है, ना ही केवल बम्बई और दिल्ली परंतु दूसरे बहुत जगह में भी ऐसा हुआ है। तो थोड़ा जनता को भी ज़रा केयरफुल रहना है या ध्यान से देना चाहिए था। भले सरकार का जो भी हो परंतु जनता भी अपना अपना एक निश्चय रहता है, जनता का भी कुछ योगदान रहना चाहिए बस। अच्छा, तो सुरेंद्र जी, ये जो बीच में बहुत सारे खींचतान हुई, उसमें जो बहुत एक नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ का राय मैं आपसे जानना चाहूँगा। नेगेटिव चीज़ ये हुई, दोनों बड़े पॉलिटिशियंस यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी जी और कांग्रेस की जो वाइस प्रेसिडेंट है प्रियंका गांधी के बीच में जो खींचतान हुई, ये कहती थी कि हम 1000 बस बेचेंगे और लिस्ट में 3 व्हीलर्स का नाम था। बाद में फिर योगी जी ने कुछ कह दिया, फिर प्रियंका जी ने कुछ कह दिया। 2-3 दिन तक बस वहीं पे ठहरी रही और कोई भी एंड ऑफ द डे कुछ रिजल्ट नहीं आया। तो आपको आपको क्यों लगता है कि ये आपको क्या लगता है कि ये जस्टिफाइड था जो पॉलिटिकल खींचतान हुई? और पॉजिटिव में हम सबको पता है कि सोनू सूद जो बॉलीवुड के एक्टर हैं, उन्होंने कितना नेक काम किया है। जैसे माइग्रेंट्स को अपने ओन बलबूते पे उन्होंने बहुत सारे लोगों को सेफ जगह पहुंचाया। तो आपका पॉजिटिव और ये नेगेटिव? मैं ये सवाल जो है ये बहुत ही बड़ा सवाल है अपने आप में, क्योंकि देखिए यदि 5 दिन का 10 दिन का यदि कहीं कोई युद्ध होता है या एक देश का दूसरे देश से, या फिर किसी एक क्षेत्र में कोई पैंडेमिक के हिसाब से देखें तो छोटी घटना, जैसे उत्तराखंड में जब भूस्खलन हुआ था, बादल फटा था, आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो छोटी घटना थी, लेकिन उस समय में बहुत बड़ी घटना, उस तात्कालिक उस स्थान के लिए बहुत बड़ी घटना थी। केरला में बाढ़ आया था, बिहार में, आसाम में हर साल बाढ़ आता है, ये सब तात्कालिक घटनाएं। इन घटनाओं में देखेंगे तो घटना घटने के टाइम से लेकर के समापन तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सर्वथा दुखद है। उसकी कुछ अच्छी छवि होती है, कुछ बुरी छवि होती है। कुछ लोग ऐसे दिखते हैं जो फायदा उठा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे दिखते हैं जो वास्तविक रूप से मानवता की सेवा में लगे हैं। तो ये चीज़ यदि छोटी घटना में दिख सकता है तो ये तो बहुत बड़ी महामारी है, और इसकी जानकारी मैं बोलूँगा कि किसी के पास सही नहीं थी। बिल्कुल, न सरकार के पास, बिल्कुल, न जनता के पास। एक डॉक्टर जो पढ़ा लिखा डॉक्टर है उसके पास भी सही जानकारी नहीं थी। या आज भी कुछ दिन पहले मैंने एक ऑडियो सुना जिसमें डॉक्टर कह रहा है कि नहीं, कोरोना से कुछ नहीं होगा, इंडिया में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब वो ऑडियो में सुनूँ तो ऐसा लगेगा कि नहीं, कोई नहीं, बिंदास हो कीजिए आप बस अपने हेल्थ को ध्यान में रखें, प्रतिरोधक क्षमता बचा के रखें, वो ही आपको संभाल के रखेगा। लेकिन क्या
ऐसी छवि है तो फिर पीपी इतने किट्स की मौत क्यों हो जरूरत रहे क्यों हैं, होती पीपी किट की जरूरत क्यों है, बिल्कुल। हमें इतने रूल्स फॉलो क्यों करने पड़ रहे हैं, हमें क्वारंटाइन होकर क्यों रहना पड़ रहा है, हमें घर के अंदर ही क्यों रहना है। इतनी सारी जनता, हमें क्या पता नहीं है कि हमारी जो जनता है उसकी गरीबी की स्थिति क्या है, उनकी शिक्षा की स्थिति क्या है, वो किसी बात के बारे में कितना अंदर तक घुस पाएंगे। यदि प्रधानमंत्री जी ने यदि लगा दिया लॉकडाउन, तो क्या उस लॉकडाउन को कितना फॉलो कर पाएंगे, उस लॉकडाउन की मीनिंग कितना समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये सारे हैं, इन सारे सवालों के पीछे यदि जाएं आप, तो आपको पता चलेगा कि ये जितनी घटनाएं घटी हैं कि भाई मजदूर जो है वो कहीं पर मजदूरों को भड़काया गया, कहीं पर मजदूरों को जानबूझ के उकसाया गया कि नहीं भाई चलो हम लोग, ये तो सरकार जो है वो तो जानबूझ के लॉकडाउन लगा रही है हमारे तुम्हारे घाटे के लिए, और पैसों वालों जो हैं उनको, जो भी उद्योगपति हैं उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है, वो अपना काम चला रहे हैं। तो ऐसा भी घटना घटा है, लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो एक छोटी सी बात आती है कि भाई जब कभी भी कोई बड़ी घटना घटती है ना, तो उसमें पिसता वही है जो छोटा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए इस तरह की न्यूज़ सामने आई, इसमें कहीं कोई झूठ होने की गुंजाइश नहीं दिखती कि क्या यदि सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड हुआ है तो कौन हुआ है। हाँ, गरीब ही हुआ है, जिसके पास खाने के पैसे नहीं है, यदि वो कमाएगा तभी खाएगा, कमाई के साधन बंद हो गए तो वो खाएगा क्या। आप कितना भी भंडारा खोल लें, आप कितना भी समाज सेवा का स्तर बढ़ा दें, आप संख्या बढ़ा दें, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो घर से बाहर निकले और घर के आसपास के गरीबों को खाना खिलाया, इस सब से तात्कालिक बचाव तो हो सकता है, लेकिन क्या जो वास्तविक पीड़ा है उन लोगों की वो हर सकते हैं आप, हम, सरकार नहीं हर सकती। ये सिचुएशन ऐसा है, ये समय ऐसा है जहां हम सभी को एक दूसरे का साथ देते हुए ही आगे बढ़ना है। इसी में आपको एक सवाल पूछना चाहूँगा। आपको क्या नहीं लगता कि जब आत्मनिर्भरता की बात हो रही है भारत में, तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने, ये बहुत आसान है बाउंड्री में बैठ के कमेंटेटर के तौर पे बोलना, मैं मानता हूँ, लेकिन क्योंकि जब करोड़ों लोगों का सवाल होता है, इफ्स एंड बट्स नहीं होते हैं मोदी जी के पास या कोई भी राज्य सरकारों के पास। लेकिन आपको क्या नहीं लगता कि हम लोगों ने अपने बलबूते पे नहीं सोचा, वर्ल्ड में जो भी वो करते गए हमने उनको फॉलो किया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि जब यूरोप में लॉकडाउन किया गया तो उनके पास पॉपुलेशन जो है वो 5 करोड़ से 7 करोड़ है। वैसे पॉपुलेशन के लिए आप लॉकडाउन अगर 7 हफ्ते के लिए करते हैं तो जो इफेक्ट है पूरे यूरोप में आज की तारीख में कम होते जा रहा है। लेकिन करोड़ों देश वाला जो भारत है, आपको क्या नहीं लगता कि हमें सिर्फ हमारी पब्लिक को इतना बताना था कि आपको कोरोना के साथ थोड़े साल रहना पड़ेगा और इसीलिए आपको सोशल डिस्टेंसिंग जो है बहुत ज़रूरी है। मैं 20 सेकंड में मेरा सवाल खत्म करता हूँ, मैं उसका आपका प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। एक एग्जाम्पल है कि मार्च 24 को जब पहला लॉकडाउन चलाया था, अप्रैल 15 फर्स्ट लॉकडाउन बहुत ही अच्छी तरह से पालन हुआ, ये एग्जाम्पल है, क्योंकि 550 केसेस मार्च 24 को थे और सिर्फ 2000 केसेस अप्रैल 15 तक, मतलब एक बहुत ही। तो आपको क्या नहीं लगता कि अगर इकोनॉमी डाउन नहीं होना था और इकोनॉमी के कर्व को 50 दिन बंद करके आपको बंद नहीं करना था और कोरोना के साथ वैक्सीन आने तक जीना था, तो आपको क्या नहीं लगता कि अप्रैल 15 के बाद हमें लॉकडाउन एकदम खोल देना चाहिए था? नहीं, मेरा मानना ये नहीं है। मेरा मानना है कि भाई ये अचानक लिया हुआ फैसला दिखता था मोदी जी का, लेकिन मोदी जी हो या कोई भी हो, हमारे पास ऑप्शन नहीं था। देखिए, जब पहले 15 दिन के लॉकडाउन से जो भी अच्छा इम्पैक्ट दिखा, वो इम्पैक्ट हम कितना दिन तक रोक के रह सकते थे। हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो चलती है उन लोगों से जो डेली काम करने वाले हैं, डेली वेजेस के लोग हैं, जो किसान हैं, जो खेतों में काम करते हैं। यदि किसानों के फसल खेत में लगे हुए हैं और उन्हें मजदूरी नहीं मिल रहा है फसल को काटने के लिए, यदि 1 साल का फसल खेतों में ही सड़ जाए तो अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या होगी, हम सोच सकते हैं। तो अर्थव्यवस्था पर जो इम्पैक्ट फसल काट के रखा है और उसके पास घर में गोडाउन में गिरा है, डिस्ट्रीब्यूशन का व्यवस्था नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहा है, तो वो भी है। क्योंकि ये लॉकडाउन कहने में आज बस एक वर्ड लगता है, लेकिन इसके पीछे देखें तो आपने पूरे देश का चक्का जाम कर दिया। राज्य में, क्षेत्र में यदि 1 दिन के लिए हड़ताल लगाई जाती है, चक्का जाम की जाती है, तो सरकारें कहती हैं कि भाई हमारा तो पूरा अर्थव्यवस्था टूट गया, क्या हुआ।
तो कैसे इस चीज़ को कैसे देखेंगे भैया? तो मैं मानता हूँ कि भाई ये कहना आसान है, इसको फॉलो कर पाना करवा पाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। तो सनी जी, मुझे ये जानना है कि अभी हम लोग शैलेंद्र जी ने बोला कि ये लॉकडाउन एकदम हटा नहीं सकते थे क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड का एक फियर था। तो मुझे ये पूछना है कि अभी हम लोग 11,000 या 10,000 के ऊपर चल रहे हैं और लगभग मतलब हम बोल सकते हैं कि 60% जो इकनॉमी खुल चुकी है, और मुझे नहीं लगता कि अभी हम वापस जा सकते हैं, क्योंकि वापस जाना फिर सामने आना, करोड़ों पॉपुलेशन की कंट्री में ऐसा हम जोखिम नहीं कर सकते। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में कहाँ तक ये जा सकता है, और आपको क्या लगता है कि ये पोस्ट कोविड एरा कैसा रहने वाला है? ये देखिए, ये कहाँ तक जा सकता है वो तो अनुमान लगाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल ही है, क्योंकि अभी जो ट्रेंड अभी एक्चुअली हम ये थे, अभी खतरा अब बड़ा है। हम अर्थव्यवस्था का चेतना मिल रही है वो सब ठीक है, परंतु अभी जो केसेस एक हफ्ते से 10,000 क्रॉस किए, कल का जो है 11,000 हम पहुँच गए, तो आज शायद 11,000 से शुरू हो जाती है। ये फिलहाल कह सकते हैं कि हम पिक पर नहीं पहुँचे, नहीं पिक पहुँचे, देखना बाकी वो भी हो सकता है। तो हमको ये वो समय तो हम नहीं एसेस नहीं कर सकते कि ये कब खत्म हो गया या जब कंट्रोल में आएगा या जीरो में आएगा, वो तो हम एसेस नहीं कर सकते अभी। तब तो फिर भी हम ये कह सकते कि लंबा दौर तो है हमको, वो तो लंबा दौर हम कोरोना से डर के मरना नहीं है, कोरोना के साथ जीना है, जो कि अभी आजकल का ट्रेंड हो चुका है और ऐसा ही है। पर तो हम जो भी सावधानियाँ लेना है, अर्थव्यवस्था को भी ध्यान में रखना है और अपने हेल्थ को भी ध्यान में रखते हुए तो कंटिन्यू करना है। अच्छा, तो बिल्कुल सही कहा संदीप जी ने। देखिए, कोरोना के साथ जीना तो पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल जो जैसी ये महामारी है और जो इतिहास देख लें आप, इस तरह की कोई महामारी 2 साल से कम में नहीं खत्म होती, इसको जाते जाते समय लगता है। तो 2 साल तक हम हर चीज़ को बंद करके नहीं रह सकते, हम खुद बंद करके नहीं रह सकते। हम यदि दो दिन क्या 10 दिन क्या 2 दिन भी हम यदि घर के अंदर बंद होकर नहीं रह सकते, तो 2 साल तक अपने आप को रोक के रख पाना। हम IT क्षेत्र के लोग हैं, हम लोग घर से काम कर लेते हैं, हमें सैलरी मिल जाती है, भले करके मिले जैसे भी मिले, लेकिन क्या देश को केवल हम चलाते हैं? नहीं, टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी हिट हो चुकी है। ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो ठप हो चुकी है, बिल्कुल बंद हो चुकी है। वहाँ के लोग जो हैं वो मतलब वो ये सोच रहे हैं कि भाई हम क्या अपना बिजनेस चेंज कर लें, क्या करें, चेंज करें तो क्या करें। तो मतलब ये इसके साथ जीना सीखना ही पड़ेगा यदि हम चाहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था, हम ये जो थ्योरी ऑफ एग्जिस्टेंस है, इसमें यदि जीतना चाहते हैं हम, तो हमें कोरोना से लड़ना पड़ेगा, हमें उसके साथ जीना पड़ेगा। जितने भी आज के, अब ये कहना जरूरत नहीं है यहाँ पर कि जितने भी साधन हैं कोरोना से बचने के, वो सारे फॉलो करने पड़ेंगे। जितने भी बेसिक्स हैं वो सारे फॉलो करने पड़ेंगे। अच्छा, बहुत ही है यहाँ पर, बहुत ही छोटा लेकिन बेसिक सी बात है कि ये जो भी साधन हैं हमारे हिंदुस्तान के समाज में, ये सब पहले से मौजूद है। नमस्कार करना बिल्कुल हम करते हैं, पहले से करते हैं, दुनिया को सीखने की आवश्यकता पड़ी। हम सफाई पसंद हैं, दुनिया को सीखने की आवश्यकता पड़ी, हम पहले से जानते हैं। हाथ पाँव धो के घर के अंदर आना, जैसे चप्पल समग्र घर के हमारे समग्र भारतीय समाज में सभी लोगों के घर के सामने एक पानी का स्टॉक रखा जाता है ताकि आप हाथ तक एक उदाहरण ये भी है कि इसीलिए इंडिया रूरल उतना अफेक्टेड नहीं है जितना अर्बन हो चुका है। अर्बन हो चुका। बिल्कुल सही। और रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है हमारी, वो यहाँ पर मेंशन कर लें, जो अमेरिका ने जो जिस दवा को बैन कर दिया था, हमारे यहाँ उस दवा का यूज हो रहा था, आज वो हमसे मांग रहा है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे पक्ष में हैं। ये पॉजिटिविटी को ध्यान में रखते हुए यदि हम कोरोना के साथ जीने की आदत डाल लें, तो कोरोना क्या, इसके अलावा और भी कोई महामारी आएगी तो हम जीत के दिखा सकते हैं। हमारे में पूरी पॉसिबिलिटीज हैं, हम में क्षमता है। और हु नोस, चाइना से आज जो दुनिया डर के जी रही है, हो सकता है एक समय आए जबकि हिंदुस्तान ऐसा पावर बन पाए कि चाइना को बीट कर दे और अमेरिका को साथ में लेके चले, या बाकी दूसरे देशों को साथ में लेके चले। तो हमारा जो थ्योरी है वसुधैव कुटुंबकम, वो हम यदि पावर बन जाते हैं तो एक ऐसे भविष्य की कल्पना कर सकते हैं जब हम पावर में हैं और हम पूरी वसुधा को एक साथ मिला के चल रहे हैं, तो हम मानवता के कल्याण को बढ़ाते हुए चलेंगे।
बिल्कुल ये बिल्कुल, मेरा एकदम मानना सही है। बात है, बिल्कुल। एकदम सही बात पे हम इस डिस्कशन को हम कंक्लूड कर सकते हैं। पॉजिटिव नोट पे हमारे कोलीग्स ने इस डिस्कशन को कंक्लूड किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बेसिक डिस्कशंस थी। हम ना हेल्थ सेक्टर्स के कोई एक्सपर्ट्स हैं, हम तो एक नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया है, हमारी एक आईटी सेक्टर है, लेकिन बहुत कुछ सब लोगों ने झेला है और समझा है। तो उसी पे प्रकाश कर देखने की कोशिश हम लोगों ने की। और अगली बार ऐसे और टॉपिक्स पे हम डिस्कशन रखेंगे जो शॉर्ट एंड स्वीट हो और आप लोगों को भी इंटरेस्ट आए। तो तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद।